जरा एक ऐसे दुश्मन के बारे में सोचिए जिसे हमला करने के लिए सरहद पार करने की भी जरूरत नहीं। वो हमारे आपके बीच रहता है, लेकिन एक झटके में देश की नींव तक हिला सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अदृश्य लेकिन बेहद खतरनाक दुश्मन की। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसने एक दिन पूरी मुंबई को खून से नहला दिया था। और इस खूनी खेल के पीछे कोई आम आतंकवादी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। एक ऐसा चेहरा जिसे दुनिया आज मेजर इकबाल के नाम से जानती है। देखिए, इस पूरी साजिश की जड़ें साल 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले से जुड़ी हैं। आईएसआई को ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि आमने सामने की जंग में भारत से जीतना मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने एक नया, कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता चुना। एक ऐसी रणनीति बनाई जिसका सबसे भयानक रूप हमने 7 साल बाद 26 नवंबर 2008 को मुंबई में देखा। और इस पूरी की पूरी रणनीति के बिल्कुल सेंटर में था एक गुमनाम चेहरा, मेजर इकबाल। उसका मिशन बॉर्डर पर लड़ना नहीं था, बल्कि भारत के शहरों के अंदर आतंक का एक ऐसा जाल बिछाना था जो देश को अंदर से खोखला कर दे। तो सवाल उठता है कि वो ये सब करने वाला कैसे था? उसका सबसे बड़ा हथियार था एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि काम ऐसा करो कि पकड़े जाने पर कोई आप पर उंगली न उठा सके। अगर आपका भेजा हुआ एजेंट या मोहरा पकड़ा भी जाए, तो आप और आपकी एजेंसी साफ साफ कह सकें कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसी थ्योरी को असलियत में बदलने का जो माहिर खिलाड़ी था, वो था खुद मेजर इकबाल। वो परछाई में रहकर एक ऐसे मोहरे को तैयार कर रहा था जो बिना किसी शक के दुश्मन के घर में घुस सके और तबाही मचा सके। और फिर इकबाल को वो मोहरा मिल ही गया। एक ऐसा शख्स जो शायद इस खूनी खेल के लिए ही बना था। उसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। अब जरा हेडली की प्रोफाइल देखिए तो समझ आएगा कि वो इतना परफेक्ट क्यों था। एक तरफ वो अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करता था, फिर पकड़े जाने पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी डीईए का ही मुखबिर बन गया, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान में जाके लश्कर तैयबा के कैंप में कट्टरपंथी ट्रेनिंग भी ले रहा था। मतलब एक ही आदमी एक ही वक्त में कई चेहरे जी रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सोचिए जरा, अमेरिकी पासपोर्ट, फर्राटेदार अंग्रेजी और एकदम वेस्टर्न रहन सहन। दाऊद गिलानी से डेविड हेडली बना ये शख्स असल में एक चलता फिरता धोखा था। वो भारत के बड़े बड़े होटल्स और हाई प्रोफाइल पार्टियों में इतनी आसानी से घुल मिल जाता था कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती थी कि वो असल में एक जासूस है। और इसी दिखावे के नकाब के पीछे मुंबई के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक साजिशों में से एक को अंजाम दिया जा रहा था। एक ऐसी साजिश जिसे पर्दे के पीछे से कोई और नहीं बल्कि मेजर इकबाल ही कंट्रोल कर रहा था। ध्यान से देखिए इस रकम को। मिशन की शुरुआत करने के लिए मेजर इकबाल ने हेडली को पूरे 25,000 अमेरिकी डॉलर कैश दिए। ये पैसे मुंबई में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का नकली दफ्तर खोलने के लिए थे। ये एक तरह का कवर था जिसकी आड़ में वो आसानी से घूम फिरकर रेकी कर सकता था। ये पैसा, ये रकम स्टेट स्पॉन्सरशिप का जीता जागता सबूत थी। और बस इसी दफ्तर की आड़ में हेडली ने मुंबई का कोना कोना छान मारा। आलीशान ताज और ओबेरॉय होटल से लेके भीड़ भाड़ वाले लियोपोल्ड कैफे और सीएसटी स्टेशन तक उसने हर एक टारगेट की वीडियो रिकॉर्डिंग की, उनकी जीपीएस लोकेशन मार्क की और अंदर आने जाने के हर एक रास्ते का पूरा नक्शा तैयार कर लिया। हेडली ने बाद में अपनी गवाही में एक बहुत चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि बाकी टारगेट्स तो थे ही, लेकिन मेजर इकबाल इस बात पर अड़ा हुआ था कि यहूदियों के केंद्र नरीमन हाउस पर हमला करना ही करना है। इकबाल को शक था कि वो जगह असल में इजरायली एजेंसी मोसाद का एक अड्डा है। ये बात आईएसआई की नफरत से भरी गहरी सोच को साफ साफ दिखाती है। अंदाजा लगाइए कि ये प्लानिंग कितनी बारीक थी। हेडली ने 2 साल के अंदर 5 बार भारत आकर रेकी की। उसने ही आतंकियों के लिए समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसने के लिए कफ परेड में लैंडिंग की जगह चुनी। और तो और उसकी भेजी गई जानकारी के आधार पर पाकिस्तान में ताज होटल का एक पूरा मॉडल बनाया गया जिस पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। और ये सब कुछ खुद मेजर इकबाल की निगरानी में हो रहा था। 26/11 को अंजाम देने के बाद मेजर इकबाल और आईएसआई को लगा होगा कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम किया है, कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। लेकिन शायद वो एक पुरानी कहावत भूल गए थे कि आप जो जाल दूसरों के लिए बिछाते हैं, कभी कभी आप खुद ही उसमें फंस जाते हैं।
मुंबई के बाद हेडली का अगला निशाना था यूरोप। डेनमार्क के एक अखबार पर हमले की तैयारी चल रही थी, जिसे मजाक जैसा एक कोड नेम दिया गया था, मिकी माउस प्रोजेक्ट। लेकिन इस बार हेडली की किस्मत दगा दी गई। किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही पत्नियों ने अमेरिकी अधिकारियों को उसकी आतंकी गतिविधियों की भनक दे दी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। अक्टूबर 2009 में शिकागो एयरपोर्ट पर FBI ने डेविड हेडली को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। परछाइयों में चल रहा ये खूनी खेल अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। अब जब मौत की सजा सामने दिखी तो हेडली ने एक-एक करके सारे राज उगलने शुरू कर दिए। उसने लश्कर और अल-कायदा के साथ-साथ ISI के पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। उसने साफ-साफ बताया कि कैसे मेजर इकबाल ने उसे पैसे दिए, हमले के निर्देश दिए और सबसे बड़ी बात, उसने ये भी बताया कि 26/11 हमले के दौरान ISI के बड़े-बड़े अफसर कराची के कंट्रोल रूम में बैठकर पूरा हमला लाइव देख रहे थे। और ये ऐतिहासिक था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान के किसी मौजूदा इंटेलिजेंस अफसर यानी मेजर इकबाल पर आतंकवाद का ऑफिशियल मुकदमा दर्ज किया। वो भूत, वो परछाई जो अब तक सिर्फ एक नाम था, अब दुनिया की सबसे बड़ी चार्जशीट में एक मुजरिम बन चुका था। लेकिन क्या मेजर इकबाल के बेनकाब होने से ये लड़ाई खत्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शैडो वॉर यानी परछाई वाला युद्ध उसने शुरू किया था, वो आज भी जारी है। बस अब लड़ाई के हथियार और तरीके दोनों बदल गए हैं। जरा देखिए आज की हकीकत को। पहले हेडली जैसे जासूस आते थे, आज ड्रोन से हथियार और ड्रग्स सरहद पार भेजे जाते हैं। पहले सीधे आतंकी हमले होते थे, आज नकली नोट छापकर देश की अर्थव्यवस्था पर हमला किया जा रहा है। और अब ISI सिर्फ आतंकी संगठनों पर ही नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोकल क्रिमिनल गैंग्स पर भी पैसा लगा रही है। आज का खतरा पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान की सरकारी प्रेस में छपे हुए हाई क्वालिटी नकली नोट, ड्रोन से गिराए जा रहे मिलिट्री ग्रेड हथियार और लोकल गैंग्स तक पहुंचाई जा रही M4 कार्बाइन जैसी सोफिस्टिकेटेड राइफल, ये आतंक, अपराध और नशे का एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल है जिसे भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए, मेजर इकबाल की कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि दुश्मन सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि हमारे सिस्टम, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सड़कों पर भी मौजूद है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दुश्मन लगातार अपना चेहरा और अपने तरीके बदल रहा है तो हमारी असली लड़ाई आखिर है किससे और इसे लड़ा कैसे जाना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।